दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 10th क्लास विषय विज्ञान साइंस के लिए सीरीज़ चल रही है दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और इसमें दोस्तों मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। किसी भी आपको गाइड में या नोट्स में झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा यूट्यूब आप छान मारिए, कहीं पे दोनों लैंग्वेज में आंसर आपको नहीं मिलेगा। प्लस मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। प्लस दोस्तों सबसे खास बात यह है हमारे वीडियो की कि इसमें मैं आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाऊंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को देखें दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों 5 क्वेश्चन जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ उसमें से दो से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर बैठेंगे और बोर्ड की इस परीक्षा में। तो बहुत ध्यान से समझें और पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें। और बीच में जो मैं ऑब्जेक्टिव बताता हूँ दोस्तों वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर समझाते हुए। तो दोस्तों वो जरूर देखें आप। ठीक है, चलिए वीडियो आप पहली बार देख रहे हो दोस्तों तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसी एजुकेशनल वीडियो में डालूंगा दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट वीडियो में बना के डाल चुका हूँ दोस्तों ऑलरेडी, ये हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 डाला हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मस्तिष्क के 4 कार्य लिखे हैं, राइट 4 फंक्शंस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के 4 फंक्शंस लिखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले हिंदी में आंसर देखेंगे दोस्तों, फिर इंग्लिश में। ठीक, तो पहली लाइन दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये बोनस टिप है आपका, कि मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित है। अगर आपसे कार्य पूछे जाए, विशेषता पूछी जाए, कारण पूछे जाए या उपाय पूछे जाए, तो पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए हर क्वेश्चन में। ठीक, अब पहला देखिए, बुद्धि, विचार, स्मृति आदि का नियंत्रण करना, ये कौन करता है दोस्तों? मस्तिष्क करता है। फिर ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, ये भी किसके द्वारा होता है दोस्तों? मस्तिष्क के द्वारा होता है। ठीक, ऐच्छिक और अनैच्छिक दो तरह की क्रिया होती है दोस्तों। जो हमारी इच्छा से होती है वो ऐच्छिक क्रिया, और जो हमारी इच्छा से नहीं होती वो अनैच्छिक क्रिया होती है। जैसे हृदय का धड़कना, दिल का धड़कना, है ना, ये ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक है? तो ये अनैच्छिक है दोस्तों, क्योंकि हम कंट्रोल करके उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये अनैच्छिक क्रिया हो जाएगी। पलकों का झपकना, ये अनैच्छिक क्रिया है, हम रोकना चाहें तो भी नहीं रोक सकते। सांस लेना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है ना, हम अपनी इच्छा से इसको बंद नहीं कर सकते। ठीक, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी मस्तिष्क के द्वारा होता है। भूख प्यास आदि का नियंत्रण भी कौन करता है दोस्तों? मस्तिष्क करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये याद रखें कि ये जो तीनों कार्य है, ये तीनों कार्य है आपके अग्र मस्तिष्क के। काय के दोस्तों? अग्र मस्तिष्क के। ठीक है, यानी फोर ब्रेन के कार्य है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपका जरूर बनेगा, जिसे पूछ लेगा वो कि भूख और प्यास से रिलेटेड जो कार्य है वो कौन से मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है भूख और प्यास पर नियंत्रण? तो ये अग्र मस्तिष्क करता है, यानी फोर ब्रेन करता है दोस्तों। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। बुद्धि विचार स्मृति का नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। ठीक है, अगला देखिए, शारीरिक संतुलन बनाए रखना, ये कार्य कौन करता है दोस्तों? ये मध्य मस्तिष्क करता है। मैंने क्रम ही उसी हिसाब से रखा है, यानी मिड ब्रेन करता है दोस्तों। और अगला है देखने और सुनने की क्रिया का संपादन, ये करता है दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क, यानी हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। मस्तिष्क के 4 कार्य भी आपके इसमें कवर हो गए हैं और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव भी इसमें आपके कवर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते पहले, सॉरी। देखिए फर्स्ट है कंट्रोलिंग इंटेलिजेंस थ्रू मेमोरी ईटीसी। ये सारे कार्य कौन करता है दोस्तों? हमारा फोर ब्रेन करता है। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री वही जिन पे हमारी इच्छा नहीं चलती है। ठीक, ये भी अग्र मस्तिष्क करता है, यानी फोर ब्रेन करता है। फिर कंट्रोलिंग हंगर थ्रस्ट ईटीसी, ये भी कौन करता है दोस्तों? फोर ब्रेन करता है। ओके, नेक्स्ट वर्क देखते हैं हम इसका। मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस, ये कौन करता है दोस्तों? मिड ब्रेन करता है ना, याद रखिएगा। और परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ साइट एंड हियरिंग, साइट यानी देखना, ठीक है, वॉचिंग एंड हियरिंग, तो ये कौन करता है दोस्तों? ये करता है आपका हिंड ब्रेन, यानी पश्चिम मस्तिष्क, मस्तिष्क का अपना पीछे वाला भाग। ठीक है, 3 भाग होते हैं, पीछे वाला भाग करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इसके दो उपयोग लिखना है, यानी राइट टू यूजेस ऑफ ईच। एक तो बेकिंग सोडा के और एक वॉशिंग सोडा के, दो यूजेस लिखना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो बेकिंग सोडा के उपयोग की तरफ हम चले दोस्तों, तो ये है ब्रेड, केक और अन्य बेकरी उत्पादों में, है ना। जो भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, है ना, केक बनाओ, आप ब्रेड बनाओ, खमन ढोकला जो भी बनते हैं,
है ना, इन सब में बेकिंग सोडे का यूज़ होता है। अगला है फिर वर्क इसका पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए जो है वो भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ठीक है, एसिडिटी या अम्लता जो है जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, तो इसके लिए भी क्या का यूज़ होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है आपका कि एसिडिटी या पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, किस दवाई का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों उस दवाई का नाम होता है एंटासिड। क्या होता है, एंटासिड, यानी एंटी एसिड। एसिड को ख़त्म करना है तो एंटी एसिड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका एंटासिड, याद रखिएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसे। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा दोस्तों, इन ब्रेड, केक एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट टू रिलीव स्टमक एसिडिटी और हार्टबर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धावन सोडा देख लेते हैं हम, यानी वॉशिंग सोडा। तो इसका उपयोग सबसे पहला तो सफाई में, घर की साफ सफाई में करते हैं दोस्तों। फिर जल की कठोरता को दूर करने के लिए, है ना, हार्डनेस जो होती है वाटर की हार्डनेस, तो उसको दूर करने के लिए भी हम धावन सोडे का यूज़ करते हैं। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसे। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है दोस्तों, फॉर क्लीनिंग पर्पस इन होम, है ना, होम में जो भी क्लीनिंग पर्पस होता है, सारे क्लीनिंग पर्पस में इसका यूज़ होता है। टू रिमूव वाटर हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। दूसरा तीसरा क्वेश्चन देख लिया आपका सामने, धातु और अधातु में अंतर लिखिए, मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल में दोस्तों काफ़ी सारे मैं आपके अंतर करवाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं हम मेटल। ठीक है, मेटल के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सभी मेटल क्या होती है, चमकीली होती है, धातु चमकीली होती है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल मेटल्स आर शाइनी, है ना, जनरली शाइनी होती है। फिर आगे बढ़े तो धातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है ना, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, मतलब ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका कमेंट में समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे दोस्तों। ये देखिए धातुएं कठोर होती है। नेक्स्ट है, धातुएं क्या होती है दोस्तों, कठोर होती है, देख सकते हैं आप, धातुएं कठोर होती है। और मेटल आर हार्ड, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मेटल्स आर हार्ड। फिर धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो घंटी होती है तो उसमें एक हैमर लटका हुआ होता है, उस हैमर को जब हम उस घंटी के टकराते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ निकलती है। अजीब सी तो क्या, घंटी की आवाज़ निकलती है ना, तो उसको हम कहते हैं सोनोरस, यानी धात्विकता, है ना, धात्विकता का गुण कहते हैं इसको। ठीक, चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसे हम, वेन अ मेटल इज स्टक विद अ हैमर इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। फिर धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती है ना, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। तो ये देखिए मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, आपको 4 अंतर लिखने हैं दोस्तों, मैं आपके काफ़ी सारे अंतर यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। धातु के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं दोस्तों। गलनांक किसे कहते हैं, याद रखिएगा, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जो है ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड फेज में चेंज होता है, तो उसको हम गलनांक कहते हैं। फिर आता क्वथनांक, तो जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वो उबलना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। जैसे कि पानी का क्वथनांक कितना है दोस्तों, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, सामान्य ताप पर धातुएं ठोस अवस्था में होती है, पारे को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे पारा छोड़ना है, पारा जो है वो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर, है ना। तो सामान्य ताप पर धातुएं जनरली तो ठोस होती है, लेकिन पारा जो है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर एट नॉर्मल टेम्परेचर मेटल आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट फॉर मरकरी, मरकरी को छोड़कर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। धातु के उदाहरण क्या क्या है, देख ले। धातु के उदाहरण है सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, और इंग्लिश मीडियम में वही है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन एंड कॉपर, ईटीसी। तो ये सारे दोस्तों आपके धातु के पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं अधातु के पॉइंट की तरफ। ठीक है, अधातु के पॉइंट देख लेते हैं। तो अधातु यानी नॉन मेटल के पॉइंट्स देख सकते हैं आप, नॉन मेटल के पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट देखिए, अधातु में कोई चमक नहीं होती। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, लस्टर यानी चमक, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मीन्स आप यहाँ पे देखिए, एक तो ग्रेफाइट जो होता है,
ग्रेफाइट और हीरा, ये चमकदार अधातु है। ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि चमकदार अधातु का नाम लिखिए। तो ग्रेफाइट जो कि चमकदार होता है लेकिन है अधातु, हीरा ये भी चमकदार होता है लेकिन है अधातु। ओके, तो इसको जरूर आप अच्छे से दिमाग पर रखें, ये ऑब्जेक्टिव है आपके। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाऊंगा, तो वही काम मैं बीच बीच में कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर या बेड कंडक्टर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब इनमें से होके विद्युत और ऊष्मा जो है वो चल नहीं सकती। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अधातु भंगुर होती है। भंगुर, भंगुर किसे कहते हैं दोस्तों? मतलब इन पर हमला करने पर ये टूट जाती, बिखर जाती है, उसको बोलते हैं भंगुर, है ना। और धातुएं जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो मेलिएबल होती है। मेलिएबल यानी आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय मतलब आघात करने पर, ना हमले करने पर वर्धनीय यानी फैल जाती है ना। इसको मेलिएबिलिटी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल यानी भंगुर, ये बिखर जाती है। और धातुएं बिखरती नहीं है। अधातु जो होती है वो भंगुर होती है, यानी ब्रिटल होती है, यानी बिखर जाती है, टूट जाती है। फिर अधातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, मतलब ये नॉन सोनोरस है, ये सोनोरस नहीं होती है ना। इनमें आवाज उत्पन्न करने का गुण नहीं होता। जैसे लकड़ी को आप कितना ही पीटो वो घंटे की तरह आवाज नहीं करेगी। ठीक, फिर देखिए नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्टक विथ हैमर, वही वाली बात है इंग्लिश में। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अधातुएं, अधातु सामान्यतः विद्युत ऋणावेशित होती है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। मेटल जो है वो पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझे यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो निम्न होता है। क्या होता है? अधातु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। यहाँ पे इंग्लिश ये रहा, देखिए। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, है ना, बहुत कम होते हैं। मतलब जल्दी मेल्ट हो जाती है और जल्दी ही उबलने भी लगती है। ठीक, अगला है, देख सकते हैं, सामान्य ताप पर अधातु ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्टिव आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। वो क्या बनेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो धातु है दोस्तों वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, याद रखिएगा। ब्रोमीन धातु जो है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है और ये पूछा जाता है कि लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली नॉन मेटल का नाम बताइए, तो ब्रोमीन। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए अधातु के। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन वही धातु है दोस्तों जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ओके, याद रखिएगा। एट नॉर्मल टेम्परेचर नॉन मेटल आर फाउंड इन गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। ये इसका इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखा हुआ, थोड़ा नीचे प्रिंट हो गया है, कोई इशू नहीं है। चलिए एग्जाम्पल इंग्लिश में भी वही है। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है दोस्तों? लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली नॉन मेटल है। ओके, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम को समझाइए। एक्सप्लेन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को समझाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसके बाद यहाँ से या तो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों या क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर में हो सकता है, 3 नंबर में पूछा जाए। तो ये जरूर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें जाइलम और फ्लोएम का। तो देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करवा दूंगा इस आंसर में। तो जाइलम और फ्लोएम जो पौधों में पाए जाने वाले संवहनी ऊतक है। कभी पूछ ले आपसे कि पौधों में पाए जाने वाले संवहनी ऊतक के नाम लिखिए, यानी वास्कुलर टिश्यूज के नाम लिखिए। तो कौन कौन से दोस्तों? एक जाइलम है और एक फ्लोएम है, वास्कुलर टिश्यूज। ओके, है ना, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, याद रखिएगा। फिर जो मिलकर पौधों के विभिन्न हिस्सों में पदार्थों का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन करते हैं, अभी मैंने बताया। ठीक, आगे देखिए। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज ऊपर की ओर ले जाता है। जाइलम काय का ट्रांसपोर्ट करता है दोस्तों? पानी का। और पानी में क्या मिले हुए होते हैं दोस्तों? खनिज मिले हुए होते हैं। तो जाइलम जो है पानी और खनिज का ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की ओर करता है, मतलब जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ठीक, आगे की बात करें हम। जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। अब दोस्तों पत्तियों में जो भोजन बनता है पौधों का वो क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज होता है, याद रखिएगा। इसको आप शर्करा भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज एक तरह की शर्करा है, लेकिन आप ग्लूकोज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पौधों जैसे हम जो खाना बनाते हैं, है ना, खाने के लिए, तो हमारा खाना अलग होता है, पौधों का खाना अलग होता है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, जाइलम
मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, यानी नॉन लिविंग सेल्स होती है, जबकि फ्लोएम जो होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित, यानी लिविंग सेल्स का बना होता है जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है वो मृत कोशिकाओं का और फ्लोएम जो है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ओके, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका आंसर बनेगा जाइलम एंड फ्लोएम आर वास्कुलर टिश्यूज फाउंड इन प्लांट दैट वर्क टुगेदर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू आउट द प्लांट, है ना, पौधे में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स, रूट से लेके पौधे के विभिन्न भागों तक जो है ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, वाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन लीव्स। अब दोस्तों यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि फूड जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मतलब पौधों का भोज्य पदार्थ जो है वो कहाँ पे संचित होता है, तो कहाँ पे बनता है, तो दोस्तों पत्तियों में बनता है, याद रखिएगा। टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पत्तियों से भोज्य पदार्थ को सारे भागों में, पौधे के सारे भागों में कौन ले जाता है दोस्तों, फ्लोएम ले जाता है। ओके, याद रखिएगा। जाइलम इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, जाइलम डेड सेल का बना होता है, वाइल फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये लिविंग सेल का बना होता है, यानी जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ओके दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित समझाना है आपको। एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद एन एग्जाम्पल, सॉरी इक्वेशन, इक्वेशन भी लिखना है इसकी, आपको समीकरण भी लिखना है दोस्तों। तो चलिए समीकरण भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा देख लेते हैं हम आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश, ये प्रिंट मिस्टेक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CO2, है ना, तथा जल का उपयोग करते हैं, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इनका उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इनका उपयोग करके ही हम समीकरण बनाएंगे। ठीक, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ओके, तो ये आपकी प्रकाश संश्लेषण हो गया दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कच्ची सामग्री के रूप में, यानी रॉ मटेरियल के रूप में किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या है दोस्तों, इसमें देखिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रॉ मटेरियल हो गया, प्लस वाटर आपका रॉ मटेरियल हो गया, यानी पानी, पानी भी जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, जल। ठीक, और सूर्य प्रकाश, ये तीन जो है इसमें सनलाइट, ये तीनों रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री है। ठीक, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में। चले इंग्लिश में देख लेते हैं। चलिए, ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोड्यूस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसकी समीकरण देख लेते हैं, सॉरी, देख सकते हैं दोस्तों, समीकरण आपके स्क्रीन पर है। ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की समीकरण हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं, और जो जल है उसके भी 6 अणु है ना। तो 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु दोनों आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है दोस्तों, हमारा ग्लूकोज बनता है। ये हमारा ग्लूकोज बन गया, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था, ग्लूकोज बन गया C6H12O6। और प्लस दोस्तों इसमें आपको पता ही है कि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, है ना। तो ये 6 अणु आपके क्या मिल जाएंगे दोस्तों, ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। तो ये हमारी समीकरण हो चुकी है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव मैं इसमें आपके कवर करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।